मैं पहली बार यहाँ पर आया और एक अच्छे काम के लिए आया, एक अच्छे प्रोग्राम के लिए आया कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हुए और अभी सामूहिक रूप से हम सब ने उसको गाया भी, उसको महसूस किया, उसकी भावना को महसूस किया। सबसे पहले तो मैं भारत सरकार और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करना चाहूंगा दो कारणों के कारण। पहला तो कि 7 नवंबर 2025 को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर सरकार ने तय किया कि इसको 1 वर्ष तक स्मरणोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। विश्वविद्यालय में मनाया जाएगा, ऑफिस में मनाया जाएगा, सार्वजनिक कार्यक्रमों में मनाया जाएगा, गाया जाएगा, ऐसा तय किया। उसके लिए सरकार का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। और दूसरी बात 30 जुलाई 2026, अभी कुछ दिन पुरानी बात है, 30 जुलाई 2026 को प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 में अमेंडमेंट किया भारत की सरकार ने और वंदे मातरम को भी वही कानूनी संरक्षण दिया जो राष्ट्रगान को प्राप्त है, जो राष्ट्रीय प्रतीकों को दूसरे प्रतीकों को प्राप्त है। ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है सरकार का, इसके लिए भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। अब राष्ट्रगीत के गायन को जानबूझकर रोकना अथवा ऐसी सभा में जानबूझकर व्यवधान उत्पन्न करना एक अपराध माना जाएगा इस अमेंडमेंट के बाद। तो ये दो माइलस्टोन्स हैं जो आज़ादी के इतने वर्षों के बाद आए। इसके लिए मैं पुनः एक बार बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा सरकार का, क्योंकि ये तो भारत के नए भारत का घोष है, उद्घोष है। 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की रचना वंदे मातरम पहली बार बंग दर्शन में प्रकाशित हुई। 1875 में पहली बार प्रकाशित हुई। 1882 में आनंदमठ उपन्यास का ये हिस्सा बने, जो उन्होंने लिखा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा, उसका हिस्सा बनी। और 1896 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने वंदे मातरम को गाया और पूरे 6 स्टैंजा को गाया। तो ये तीनों साल 1875, 1882 और उसके बाद 1896 यहां से वंदे मातरम आगे बढ़ा। ये बात शायद 1892-93 की है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने अपनी बेटी को कहा कि मैंने ये जो गीत लिखा है ये देश को जगाने का काम करेगा। तो उन्होंने कहा आपने तो कई साल से लिख दिया, अभी तो कोई जगाने वगाने का ये काम करता नहीं है। तो उन्होंने कहा देखना मेरे जाने के बाद वो दिन आएगा। आया तो उनके जाने के बाद ही, लेकिन लिखने वाले का लिखते हुए कितना मोटिवेशन होगा, कितना कमिटमेंट होगा, ये इस बात को दर्शाता है कि उनका कॉन्फिडेंस था कि उनके जाने के बाद वो दिन आया, और वो दिन आया। लेकिन वंदे मातरम की असली कहानी किताबों में नहीं है। ये असली कहानी वंदे मातरम की भारत के लोगों के मनों में है। उनकी कहानी आंदोलनों में है, वंदे मातरम की कहानी जेलों में है। सेल्युलर जेल की उन काल कोठरियों में वंदे मातरम की कहानी आपको मिलेगी जहां भयंकर यातनाएं दी गई, चाहे बटुकेश्वर दत्त, चाहे सावरकर, और न जाने कितने क्रांतिकारियों को जो यातनाएं दी, उन काल कोठरियों में आपको वंदे मातरम मिलेगा। क्रांतिकारियों की आवाज में मिलेगा, स्वदेशी के आंदोलन में मिलेगा। स्वतंत्रता का जो इतना बड़ा संघर्ष हुआ, महात्मा गांधी के नेतृत्व में भी संघर्ष हुआ, क्रांतिकारियों ने अपने तरीके से किया, और भी बहुत सारी धाराओं ने किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने तरीके से किया। लेकिन सबका ध्येय क्या था? ध्येय था भारत को स्वतंत्रता दिलाना। और वंदे मातरम सभी धाराओं का घोष वाक्य रहा। भारत के मनों में है, भारत को आजाद कराने वाले गीतों के अंदर वंदे मातरम है। तो जो 150 वर्ष का वंदे मातरम हुआ, तय किया गया कि इसको सामूहिक रूप से गाया जाएगा।
ये जो वर्ष है ना 150 वर्ष, ये बड़े महत्वपूर्ण है भारत के लिए। अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं कि 150 वर्ष में हुआ क्या क्या, तो ये राष्ट्रीय चेतना के वर्ष थे, सोए भारत को उठाने के, जगाने के वर्ष थे, अंधेरे से उजाले में आने के वर्ष थे, बदलते भारत के वर्ष थे, संघर्ष के वर्ष थे, अंग्रेजों से छुटकारे के भी यही वर्ष थे। तो वंदे मातरम, जब मैं बार बार कह रहा हूं उद्घोष रहा, इसका मतलब उसने नेतृत्व भी किया और संबल भी दिया जब जब आवश्यकता पड़ी। जब ये 50 वर्ष का हुआ 1925 में, तो देश गुलाम था। जब ये 100 वर्ष का हुआ 1975 में, तब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। और अब जब ये 150 वर्ष का हुआ 2025 में, तो इसको मनाने का सामूहिक रूप से गाने का तय किया गया, और अब एक्ट में भी अमेंडमेंट किया गया, ताकि ये हमारे मनों में भी जाए, हमारे एक्शंस के अंदर भी आए, जो इसका भाव है। रामायण का एक प्रसिद्ध श्लोक, एक वाक्य है और एक श्लोक है, वो है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हम में बहुत से लोगों ने सुना होगा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। जब भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, तो उनको लोगों ने सलाह दी कि इसको रख ही लेते हैं, लंका को छोड़ने की क्या आवश्यकता है, इतनी अच्छी जगह है, आप भी रह जाइए। तो भगवान राम ने कहा कि नहीं, हम लोग वापस जाएंगे, इसको तो विभीषण ही चलाएंगे जिनका ये देश है। क्योंकि लक्ष्मण, याद रखना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इस वंदे मातरम के मूल में यही रामायण का श्लोक है। इसीलिए बोलते हैं, हर चीज में जब बोलते हैं वंदे मातरम, भूमि की जय, माँ की जय। ये भूमि केवल भूगोल नहीं है, ये संस्कृति है, संघर्ष है, संस्कार है, संकल्प है। मैंने कई बार अभी पिछले दिनों वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर बोला, और एक गीत की लाइन मैंने हर जगह बोली क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, कि अगर समराइज किया जाएगा तो देखेंगे कैसा है। ये राष्ट्रभक्ति के गीत की कुछ पंक्तियां हैं कि राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, राम के वनवास का है काव्य वंदे मातरम, दिव्य गीता ज्ञान का संगीत वंदे मातरम, हल्दी घाटी के कणों में व्याप्त वंदे मातरम, दिव्य जौहर ज्वाल का है तेज वंदे मातरम, वीरों के बलिदान की हुंकार वंदे मातरम, जन जन की हर कंठ का हो गान वंदे मातरम, राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का मान वंदे मातरम। तो राष्ट्र प्रेम की भावना है, राष्ट्रभक्ति का मंत्र है ये वंदे मातरम। पर सोचो वो कालखंड क्या था जब ये लिखा गया। मैं अपने बच्चों को चाहूंगा कि जरा याद करके देखो कालखंड क्या था। 1857 की क्रांति हो चुकी थी, 1875 में लिखा है तो 1857 की क्रांति हो चुकी थी। चाफेकर बंधु शहीद हो चुके थे, वासुदेव बलवंत खड़गे का बलिदान हो चुका था। ऐसे न जाने 1857 के बाद जो हुआ, 1857 तक वो उनकी बात नहीं कर रहा मैं, उसके बाद भी ब्रिटिश राज भारत में सही से जम चुका था। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से कंट्रोल भी ले लिया था अपने हाथ में। भारत की दुर्दशा, दुख और अपमान का समय था ये। भारत के लोगों को पल पल पर अपमानित होना पड़ता था, ऐसा कालखंड था ये। आत्मविश्वास भारत के समाज का, भारत के लोगों का धरातल पे था। ऐसे समय में ऐसा प्रेरणा और चेतना देने वाला गीत लिखना जो देश को उठाने का काम करेगा, इसके लिए मैं आदरणीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहूंगा। जब लोग 4 पंक्तियां लिखने से भय खाते हों, ऐसे समय में जब आत्मविश्वास से लेकर रोज अपमान होता हो भारत के लोगों का, ऐसे समय में ऐसा लिखना, तो व्यक्ति कुछ तो अलग रहा ही होगा वो भारत का। अब देखिए कि उनके जाने के बाद की बात है, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। ये टर्निंग पॉइंट है देश का इतिहास का। 1905 का वर्ष भारत के बच्चों को याद रखना चाहिए। बंगाल का विभाजन हुआ, भारत में जमकर विरोध हुआ उसका। बंगाल में स्वदेशी का आंदोलन उस विरोध को प्रकट करने का एक कारण बना। स्टूडेंट सड़कों पर आए, महिलाएं बाहर निकली, व्यापारी, शिक्षक जुड़े, युवा जुड़े, आम नागरिक जुड़े, पूरे देश का आंदोलन बना।
और उस आंदोलन की क्रांति का जननी बना ये वंदे मातरम। किसी अंग्रेज को यदि परेशान करना होता था तो कोई छोटा बच्चा भी उसके पास से निकल जाता था कहते हुए वंदे मातरम, तो वो एकदम ऑफेंड हो जाते थे कि ये हिम्मत तुम्हारी। और दो हिस्से हुए बंगाल के, तो ईस्ट बंगाल का जो हिस्सा था उसके अंदर इसको बैन भी किया गया। उस समय प्रतिबंध लगा। पर आप सोचो तो सही, बंगाल ने विरोध किया, पंजाब ने विरोध किया, बिहार ने विरोध किया, उत्तर प्रदेश ने विरोध किया, न जाने कितने प्रांतों में यह विरोध हुआ, गुजरात महाराष्ट्र में विरोध हुआ। लेकिन तब तो कोई सोशल मीडिया नहीं था, तब तो कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई इंस्टाग्राम भी नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था, टेलीग्राम भी नहीं था, टेलीविजन भी नहीं था, एक्स भी नहीं था। उसके बावजूद ये विचार पूरे देश में फैल गया और पूरी ताकत से फैला, क्योंकि यह उस विचार की ताकत थी कि हमको विरोध करना है, अपने अपमान को लंबे समय तक सहना नहीं है। ये 1905 के कारण हुआ। और एक बात और है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किया क्यों था? बंगाल का विभाजन धर्म के आधार, रिलीजन के आधार पे किया। हिंदू मेजॉरिटी एंड मुस्लिम मेजॉरिटी। कोई हिंदू और मुस्लिम मेजॉरिटी ने वो मांगा नहीं था, ऐसा कोई आंदोलन नहीं था तब तक देश में, ना ही ऐसी कोई खास डिमांड थी इसके लिए। इसीलिए इसका जमकर विरोध हुआ, दोनों तरफ से हुआ। हिंदू समाज ने भी किया, मुस्लिम समाज ने भी किया इसका विरोध। जुलाई 19 जुलाई 1905 को बांटा गया। 16 अक्टूबर 1905 को ये योजना इंप्लीमेंट हुई। वॉयसराय थे लॉर्ड कर्जन। इसी निर्णय से लॉर्ड कर्जन को भी जाना पड़ा बाद में। और आप देखिए इसका प्रभाव देखिए कि ब्रिटिश राज को समझ आ गया कि अब बंगाल से राज्य चलाया नहीं जा सकता। इतना विरोध, इतना आक्रोश पूरे समाज का, इतना आक्रोश। तो ब्रिटिश इंडिया ने तय किया कि कैपिटल को शिफ्ट करेंगे, दिल्ली लेके आएंगे। दिन था दिसंबर 12, 1911 को ये कैपिटल दिल्ली लाई गई और दिल्ली विश्वविद्यालय का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है वहां से ब्रिटिश राज चलना शुरू तय हुआ कि यहां से अब ब्रिटिश राज चलेगा। लेकिन उसके बाद जो दूसरी घोषणा उन्होंने करी कि आज से हम बंगाल के विभाजन को निरस्त करते हैं, कलकत्ता से घोषणा नहीं करी। आप सोचो अंदर से कितना भय होगा कि कलकत्ता से नहीं करी ये घोषणा। पहले कैपिटल शिफ्ट करी, उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ बंगाल हुआ। मैं मानता हूं कि क्या इससे बड़ी जीत हो सकती थी ब्रिटिश राज के अंदर? उस समय जिन लोगों ने भी इसके लिए पार्टिसिपेट किया, आज उनके अभिनंदन करने का दिन है, उनको याद करने का दिन है। लेकिन इसके बाद एक बड़ा प्रश्न आता है। रिलीजन के आधार पर बंगाल बटा, देश ने स्वीकार नहीं किया। पर 1947 में रिलीजन के आधार पर देश बट गया, हमेशा के लिए बट गया, बिना विरोध के बट गया। कभी तो सोचो इन 36 वर्षों में ऐसा क्या हो गया। 1911 से 1947 जो भारत का समाज एक राज्य के विभाजन को तैयार नहीं था, जो कि एक ही देश में थे, वो 36 वर्षों के अंदर एक देश के विभाजन को तैयार हो गया और परमानेंट तैयार हो गया और कोई खास विरोध नहीं हुआ इसका। ये मन कैसे बदला भारत का? उसके बहुत सारे ऐतिहासिक कारण हैं। बिना प्लानिंग के विभाजन तैयार हुआ। करीब 10 से लेकर 20 लाख का अनुमान है कि लोग मारे गए, 1.5 करोड़ लोग शिफ्ट हुए, बिना प्लानिंग के हुए, कोई गुनाहगार तय नहीं हुआ उसका। जिस आंदोलन ने ब्रिटिश राज्य को मजबूर कर दिया कि कैपिटल को दिल्ली लेकर आए, उसके बाद उस ब्रिटिश राज ने कैसे हमारे मनों को बदला होगा इस 36 वर्ष के अंदर, इस पर कुछ रिसर्च तो होनी चाहिए ना कि हुआ क्या। भारत के मनों ने क्यों प्रतिरोध नहीं किया? सारा समाज बट गया। 1937 में पहले वंदे मातरम को काटा गया, फिर देश कट गया। 47 आते आते देश कट गया। 1937 में वंदे मातरम को काटा गया और 47 आते आते देश कट गया। 1911 में पूरा वंदे मातरम गाया जाता था
देश एक था, मजबूत था। आज वंदे मातरम 2026 में फिर से जुड़ गया, कानून से प्रोटेक्टेड भी हो गया। इसके लिए मैं भारत के लोगों का अभिनंदन करूंगा कि अब हम सामूहिक रूप से पूरा गाते हैं। पर इस पर रिसर्च होनी तो चाहिए कि 36 साल में क्या बदला। वंदे मातरम का उद्घोष यहां तक सीमित नहीं रहा, लंदन में गया तो 1905 में वंदे मातरम से ही प्रभावित होकर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में 3 काम किए। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम। इस हॉल में बैठे कितने लोग जानते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम? तो देश के बच्चे जानते नहीं हैं, जानना चाहिए। मैं जो घटना सुनाता हूं जानना चाहिए, क्योंकि आज़ादी के अंदर, आज़ादी की फाउंडेशंस में उनका भी योगदान है। तो 1905 में उन्होंने 3 काम किए। पहला तो क्या किया, ही परचेज ए प्रॉपर्टी एट 65 क्रॉमेल एवेन्यू, हाईगेट, लंदन। 1905 में प्रॉपर्टी परचेज की और यहीं पर 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना करी। इंडिया हाउस की स्थापना करने वाले थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। उसके बाद उसी साल इंडिया होम रूल लीग की भी स्थापना करी उन्होंने। इंडिया होम रूल लीग की स्थापना करी लंदन के अंदर। तीसरा, द इंडियन सोशलिस्ट नाम का एक वीकली न्यूज़पेपर भी लंदन से शुरू किया कि क्रांति की जो ज्वार जो अब ये वंदे मातरम जगा रहा है, तो लंदन अपने तरीके से इसका प्रतिकार करेगा, प्रतिरोध करेगा। और ये जो इंडिया हाउस है, ये भारत से पढ़ने आने वाले लंदन में उन बच्चों को जो कि पावरफुल परिवारों से आते हैं, या बहुत मेहनती बच्चे आते हैं, या बड़े अच्छे बच्चे आते हैं, इनका भारत से जोड़ने का मन तैयार करेगा इंडिया हाउस। इस सोच के साथ उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना करी। ये मदन लाल ढींगरा का घर बना, ये विनायक दामोदर सावरकर का घर बना। यहां पर न जाने कितने क्रांतिकारियों ने शरण ली होगी इसके अंदर। आप जानो, इतना आप काम करोगे, 3 लोगे, कोई ब्रिटिश राज की आंखों से छुपोगे तो नहीं। तो उनके पास भी रिपोर्ट आई कि अब इनको सरकार गिरफ्तार करने वाली है। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा को सजेस्ट किया गया कि आप लंदन छोड़ दो। तो उन्होंने, साहब मैं लंदन छोड़ता हूं। तो लंदन छोड़ने से पहले उन्होंने इंडिया हाउस का इंचार्ज बनाया विनायक दामोदर सावरकर को कि अब आप इसकी देखभाल करना। और वो पेरिस चले गए और बाद में जेनेवा में उन्होंने, फाइनली जेनेवा में रहने लगे। तब भी वो सोशलिस्ट अखबार निकालते थे, क्रांतिकारियों को संरक्षण देते थे, जो वो कर सकते थे वो देश की स्वाधीनता के लिए वो करते थे। 31 मार्च 1930 को जेनेवा के एक हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले वो सेंट जॉर्ज सिमेट्री जो जेनेवा में है, वहां पर गए कि मैं अपनी अस्थियां रखवाना चाहता हूं जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, और मैं पत्नी की अस्थियां भी रखवाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा जी उसके लिए तो पैसे लगेंगे। उन्होंने कहा पैसे की कोई बात नहीं, उनका काम अच्छा चलता था। तो उन्होंने 100 वर्ष के लिए जितने पैसे मांगे गए वो जमा कर दिए कि 100 वर्ष तक इन अस्थियों को संभाल के रखना, जब मेरी मृत्यु हो जाए और उसके बाद मेरी पत्नी की मृत्यु हो जाए। और उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा का एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। उन्होंने कहा, मैं कोट करूंगा उसको, कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी अस्थियां स्वतंत्र भारत की धरती पर ले जाई जाएं। मेरी मृत्यु के बाद मेरी अस्थियां स्वतंत्र भारत की धरती पर ले जाई जाएं। उनका ऐसा मानना था 100 वर्ष से ज्यादा लगेंगे नहीं। 1930 की घटना है, भारत को तो 17 साल बाद ही स्वतंत्रता हो गई। आगे लिखते हैं कि आजाद भारत से कोई इसको लेने आएगा, अस्थियां सुरक्षित रख दी जाएं, जब भारत आजाद होगा तो कोई लेने आएगा। भारत के लोगों को, भारत के समाज को, हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है, हम सो जाते हैं, भूल जाते हैं। हमको हमेशा उठाने वाला चाहिए कोई, तब ये भारत जागता है, भारत का समाज जागता है। और भारत तो सो गया, कौन श्यामजी वर्मा, किसको पढ़िए। आज़ादी हो गई, चल रही थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां वहीं पे सिमेट्री में रखी हुई थी।
22 अगस्त 2003 आया। 22 अगस्त 2003, आप लगा लो 47 से लेकर और 2003 कितने सारे साल हो गए, 56 ईयर्स। 56 साल के बाद गुजरात की सरकार ने और उस समय के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने तय किया, वहां की गवर्नमेंट के साथ में कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू किया कि अस्थियों को भारत लाना है। और वो भारत लेकर आए। बॉम्बे से उनके जो पैतृक गांव मांडवी है वहां तक एक बहुत ही भव्य यात्रा के साथ उनको लाया गया और उनका मेमोरियल बना। उनका भी अस्थियां वहां रखी गई, पत्नी की भी रखी गई। और आज वो देश को प्यार करने वाले, देश के प्यार से प्रेरणा लेने वाले और देश की चिंता करने वालों के लिए वो एक तीर्थ स्थल है मांडवी। जो लोग गुजरात जाते हैं, मांडवी जाते हैं, तो आप हम भी सब जब गुजरात कभी जाएं तो मांडवी जाना चाहिए। वहाँ श्याम जी कृष्ण वर्मा सो रहे हैं, लेकिन देश भूल जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसका इतना योगदान हो, इसीलिए वंदे मातरम जरूरत है कि याद दिलाते रहो, उठाते रहो इस देश को। आखिर हम 800 वर्ष ऐसे थोड़ी गुलाम रह गए, कोई तो कमी हमें भी थी ना। आपने जागृति फिल्म देखी होगी, बहुत लोगों ने देखी थी। उसमें एक गाना है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती है बलिदान की, वंदे मातरम वंदे मातरम। फिल्म के गानों में, कविताओं में, देश प्रेम की कविताओं में वंदे मातरम आता रहता है, आता रहा आजादी के बाद भी और आजादी से पहले भी। एक हेमंत गुप्ता जी ने फिल्म बनाई, प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, आनंद मठ। 1952 में ये फिल्म बनी। एक्टर थे पृथ्वीराज कपूर और गीता बाली। ये YouTube पर उपलब्ध है। तो आज मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने मेरे बच्चे यहाँ बैठे हैं, उस आनंद मठ को एक बार आप देखो, आज घर जाके देखो। कॉलेज को भी कहूंगा कि आप एक सामूहिक रूप से भी दिखाएं आनंद मठ को। सब लोग देखेंगे आनंद मठ को? हाँ बिल्कुल, सिर्फ यस कहना नहीं है, देखना भी है। तो वंदे मातरम का कालजयी गीत ही नहीं, प्राण है भारत के, एकता का आधार है, सामाजिक सरोकार का आधार है, राष्ट्र के प्रेम को बढ़ाने वाला है, ये सबका है, ये अपना है। इसे कंठस्थ करें, याद करें, समझें और जिएं, यही अपेक्षा है। एक प्रश्न आता है कि 2047 का वंदे मातरम क्या होगा? 1945 तक का तो वंदे मातरम था कि स्वतंत्र कराना है भारत को। उस पीढ़ी ने संघर्ष किया जिसमें जो ताकत थी, जितनी थी, जैसी समझ थी। इसीलिए कभी हमको ये नहीं कहना चाहिए कि इस धारा से हो गया, उस धारा से हो गया। सबने अपना अपना योगदान किया। इसमें फांसियां भी लगी हुई हैं, इसके अंदर संघर्ष भी लगा हुआ है, इसके अंदर यातनाएं भी लगी हुई हैं, इसके अंदर आंदोलन भी लगे हुए हैं, गांधी जी की समझ भी लगी हुई है। सबने अपने अपने तरीके से काम किया इसमें। लेकिन 1947 का वंदे मातरम क्या होगा? भारत की सरकार और प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। तो हमारी पीढ़ी का लक्ष्य है भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। और यदि हम इसमें चूक जाते हैं, आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। इकोनॉमिक टर्म्स में कहें तो $4 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारी है अभी, इसको 20 से 25 ट्रिलियन जाना है। और पहला ट्रिलियन आने में 60 साल लगे आज़ादी के बाद। फर्स्ट $1 ट्रिलियन बने हम 2007 के अंदर, 14 में 2 ट्रिलियन बने, 19 में 3 ट्रिलियन बने, और अब 2025 में हम 25-26 में 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनी है। जाना 20 तक है, 20 ही साल है। तो जिस चीज को 60 साल लगे उसको 1 साल में करना, हर साल करते जाना, कितना कंट्रीब्यूशन देश के बच्चों का चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो आसान चैलेंज बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो 2047 की पीढ़ी है वो हमसे पूछेगी कि आपको जैसा भारत मिला था, जैसा आप हमको दे रहे हैं, तो आपने क्या किया उसके लिए? वंदे मातरम हमारे कर्मों में होना चाहिए। जब कोई शिक्षक अच्छा पढ़ाता है, समय पे क्लास लेता है, अच्छे से बच्चों को पढ़ाता है, उनके भविष्य की चिंता करता है, तो यही तो वंदे मातरम है।
जब कोई रिसर्चर किसी समस्या का समाधान देता है, अच्छी रिसर्च करता है, किसी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करता है तो देश का गौरव आता है, मान आता है। यही तो उसका वंदे मातरम है 2026 में। जब कोई एंटरप्रेन्योर 100 लोगों को जॉब देता है, ऐसा माहौल तैयार करता है कि 100-150 लोगों को जॉब मिलती है, जॉब क्रिएट करता है, वो भी तो वंदे मातरम है। जब कोई मल्टीनेशनल कंपनी बनाने का संकल्प लेता है, अब मैंने कहा ना इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसे तो आएगी नहीं, भारत को चाहिए कम से कम सैकड़ों लार्ज साइज मल्टीनेशनल कंपनीज और हजारों स्मॉल साइज मल्टीनेशनल कंपनीज अगले 20 वर्षों के अंदर। कौन बनाएगा? आप जैसे बच्चे बनाएंगे जो यहाँ बैठे हैं, कोई बाहर से थोड़ी आके बनाएगा, आप बनाएंगे, देश मदद करेगा। तो जब कोई मल्टीनेशनल कंपनी बनाने का संकल्प लेता है, यही वंदे मातरम है। जब कोई नागरिक अपना कर्तव्य ठीक से निभाता है, ये वंदे मातरम है। जब कोई सरकार राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करती है, यही वंदे मातरम है। जब कोई यूनिवर्सिटी भारत के लिए गौरव लेके आती है, तो उसके लिए वो वंदे मातरम है। जब एजुकेशन और हेल्थ में कंट्रीब्यूशन होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये भी वंदे मातरम है। और सबसे बड़ी बात, भारत से गरीबी को दूर करना सबसे बड़ा वंदे मातरम है कि देश में कोई भूखा न सोए, सबको समान अवसर मिलें, सामाजिक सरोकार बना रहे, ये भी वंदे मातरम है। तो एक प्रश्न अंत में मैं पूछता हूं, और आप अपने आप से पूछना ये प्रश्न, मैं तो पूछता ही हूं, आप भी पूछिए अपने मनों में, रोज पूछिए प्रश्न कि मेरे होने से मेरे देश में क्या बेहतर हुआ। मेरे होने से मेरे देश में क्या बेहतर हुआ? यदि कुछ भी बेहतर हुआ है तो समझना आपने वंदे मातरम गाया केवल नहीं है, उसको जिया भी है अपनी जिंदगी के अंदर। एक स्वदेशी संकल्प लेना है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सब लोग खड़े हो जाएं। आप हाथ आगे कर लें, सब लोग मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, मैं भारत माता की सेवा और सम्मान के लिए संकल्प लेता हूं कि अपने जीवन में स्वदेशी सोच और नवाचार को अपनाऊंगा और अपने कर्मों से भारत के लोगों की मेहनत और हुनर का सम्मान करूंगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मार्गदर्शन में मैं सीखने को जीवन का उद्देश्य और राष्ट्र निर्माण का माध्यम बनाऊंगा। मैं भारतीय भाषाओं और संस्कृति का सम्मान करूंगा और हर कदम पर देश के विकास और प्रगति के लिए प्रयासरत रहूंगा। मैं सीखने और नई तकनीक के प्रयोग से आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाऊंगा और पर्यावरण की रक्षा कर स्वच्छ, हरित और सुंदर भारत बनाने में सहयोग करूंगा। मैं एक जिम्मेदार नागरिक बनकर देश की उन्नति में अपनी भागीदारी निभाऊंगा। जय भारत। आप सबका पुनः बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे सुना, समय दिया, और मैं कॉलेज प्रशासन का और प्रिंसिपल मैडम का बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई।